बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एस्ट्रो गपशप में आप सबको खुशामदीद और एक बिल्कुल न्यू एपिसोड के साथ आपकी मेज़बान हिना सादिक हाजिर खिदमत है। मेहमान हमारे माहिर फल्कियात मोहम्मद बाकर साहब के साथ। तो हम बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम इनसे गुफ्तगू शनीद शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? शुक्र है, आप सुनाएं। जी शुक्र है अल्लाह का। तो जैसे कि हमारी एस्ट्रो गपशप चल रही है, तो अब हमारा टाइम हो गया कि सूरज के ऊपर काफ़ी बात हो गई है। यकीनन जितना बड़ा है उस पर तो फिर बहुत एपिसोड्स भी कम हैं। बिल्कुल। तो अब हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और चूँकि हर प्लेनेट जो है सूरज के गिर्द घूम रहा है, तो किसी ना किसी हवाले से सूरज के मुतालिक हमें और पता चलता रहेगा। बिल्कुल। तो अब हम आते हैं सूरज के बिल्कुल साथ में जो पत्थर घूम रहा है मरकरी। मरकरी उसके बारे में हम बात करते हैं। तो किस तरह से आप उसको बयान करेंगे मरकरी को? अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये कि बीच में कुछ गैप आ गया, और लास्ट एपिसोड हमने जो की है वो काफ़ी पहले थी। आई थिंक 10-15 दिन हो गए, और उसके बाद एक गैप बीच में आ गया। और गैप की रीज़न ये है कि एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड ही बहुत सारे काम चल रहे हैं, तो उसमें हम कुछ बिजी थे। तो पहले तो ये बता दें कि गैप के बाद हम आए हैं। और मरकरी प्लैनेट के बारे में आपने क्वेश्चन किया है, तो एक तारीफ तो आपने मरकरी की अभी कर दी कि जी ये जो पत्थर घूम रहे हैं सन के गिर्द, तो मरकरी वाकई एक पत्थर ही है। और जिस तरह के बाकी प्लैनेट्स के थोड़े बहुत कुछ सॉफ्ट फीचर्स होते हैं, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये वाकई एक चट्टान ही है, एक पत्थर ही है जो सन के गिर्द घूम रहा है, ऐसे ही। बिल्कुल। तो आप बताएं कि मरकरी जो है कितने फासले पे घूम रहा है? अच्छा, सन से ऑर्बिट क्या है उसका? हाँ, ऑर्बिट तो पहली चीज है। सन के गिर्द मरकरी का जो ऑर्बिट है, ये जितने भी प्लैनेट्स सन के गिर्द घूम रहे हैं उनके सारे ऑर्बिट से इसका ऑर्बिट सबसे ज्यादा ओवल है, ओवल शेप में है। ओवल शेप में वाज़े तौर पे पता चलता है। और जिसको हम मतलब दूर जाता है तो दूर काफी दूर चला जाता है, और करीब आता है तो फिर काफी करीब आ जाता है। और ये ओवल शेप का ऑर्बिट जो है, ये फिर हम जो फासला बताते हैं वो ऑन द एवरेज बता रहे होते हैं कि जी अब कभी दूर चला गया तो कभी करीब आ गया, तो ऑन द एवरेज इसका डिस्टेंस जो है वो कितना है। अच्छा, एक और मैं वैल्यू भी बता दूं ताकि आप कंपैरिजन कर सकें। सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर है ऑन द एवरेज। हमारा जो सन से डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर है। तो मरकरी का जो डिस्टेंस है सन से वो ऑन द एवरेज 50 मिलियन किलोमीटर है। हमसे 100 मिलियन दूर है। हमसे बहुत दूर है, सन से काफी करीब है। अच्छा, ऑन द एवरेज के हिसाब से ऑन द एवरेज इसका सन से डिस्टेंस 50 मिलियन किलोमीटर्स है। सो दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द मरकरी। तो सन के बहुत करीब है, और सन के बहुत करीब होने की वजह से इसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर एक और भी बात वाजे कर दें, आप रोजाना ये सुनते हैं ना जी, कोयटा का टेम्परेचर ये रहा, कराची लाहौर का टेम्परेचर ये सुनते हैं ना सारा दिन बैठ के आप कि जी मैक्सिमम टेम्परेचर। आपको पता है ये टेम्परेचर जो टेलीविजन पे आता है या आपके सेल फोन के एप्स में जो बताया जाता है, ये किस जगह का टेम्परेचर होता है? ये टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का, एयर का टेम्परेचर होता है। आपके प्लैनेट पर भी दो टेम्परेचर की वैल्यूज हैं, एक एटमॉस्फेरिक, एक सरफेस। लेकिन सरफेस का टेम्परेचर कभी आपको कोई ऐप नहीं बताती। वो आपको तब पता चलेगा जब आप जमीन पर नंगे पांव चलेंगे, और वो काफी ज्यादा होता है। जब पांव जलेंगे नीचे से, तो वो टेम्परेचर होगा जो लैंड का आपको फील होगा। अब मैं आपको फर्क बता दूं, दुनिया की जो हॉटेस्ट प्लेस है, जो हमारे अर्थ की बात हो रही है, जो हॉटेस्ट प्लेस है, वहां एयर का टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। एयर का 58 डिग्री सेल्सियस, और उसी वक्त लैंड का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस से प्लस था। रिफ्लेक्ट बैक होती है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करती है सन की लाइट को, अर्थ एब्जॉर्ब करती है, और उसकी डेंसिटी एटमॉस्फेयर से ज्यादा है, तो वो हीट को ज्यादा ट्रैप करती है। सॉइल एटमॉस्फेयर की निस्बत एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम है। इसको फिजिक्स में हम कहते हैं हीट कैपेसिटी, उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है। सो सॉइल जो है वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, उसका टेम्परेचर ट्रैप कर लेती है। 70 होगा, एयर का टेम्परेचर 50 होगा, एक 20 डिग्री का फर्क है। हम पे कौन असरअंदाज होता है? हम पे जमीन ही होती है ना फिर। नहीं, हम जो गर्मी हमें महसूस हो रही होती है वो एयर के टेम्परेचर की वजह से। आज अगर इस कमरे का टेम्परेचर 27 है तो एयर का है
ठीक है। तो अब मरकरी का एयर का टेम्परेचर हम आपको नहीं बता रहे क्योंकि मरकरी में एयर ही नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। अच्छा, इस पे मैं अभी थोड़ी देर में वाज़ेह बात करता हूँ। अभी मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में बात की है कि एटमॉस्फेयर नहीं है। अब एटमॉस्फेयर में दोबारा बात करता हूँ। तो हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर नहीं बता रहे हैं, हम टेम्परेचर बता रहे हैं उसकी लैंड का। तो मरकरी की जो लैंड है, जो उसकी सरफेस है, उसका टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस है, जहां पे सन डायरेक्टली शाइन करता है। सो 450 डिग्री सेल्सियस, और ये टेम्परेचर लेड को मेल्ट करने के लिए एनफ है। लेड मेटल वो है जो 450 पे मेल्ट हो जाता है। बट एट द सेम टाइम ये बड़ी हैरानकुन बात है, और अक्सर लोग क्वेश्चन भी इस बारे में करते हैं, जो अब मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं, कि वही मरकरी जो सन कितना करीब है, उसी मरकरी पे जहां शेडो होगा किसी चट्टान का, किसी पहाड़ का, शेडो में टेम्परेचर माइनस में होगा। यानी 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेम टाइम 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सिर्फ वहां होगा जहां सन डायरेक्ट शाइन कर रहा है। लेकिन उधर माइनस में क्यों है? क्योंकि इस हीट को उधर पहुंचाने के लिए एटमॉस्फेयर नहीं है। आपका ये जो एक इवन टेम्परेचर है ना ग्लोब के ऊपर, ये इट इज बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब चूंकि एटमॉस्फेयर वहां पर नहीं है, तो जहां डायरेक्ट सनलाइट है वहां टेम्परेचर 450 है, और साथ साया है वहां टेम्परेचर माइनस में। कितना माइनस में? -100 डिग्री सेल्सियस। और जो इलाके मुस्तकिल शेडो में हैं, जहां कभी सन ने शाइन ही नहीं किया, वहां पानी फ्रोजन फॉर्म में भी है। अभी भी पानी रख के बैठा जी। नहीं तो चारों तरफ नहीं घूमता मरकरी? मरकरी की जो रोटेशन है, नहीं, सन के गिर्द तो घूमता है, लेकिन उसके जो एक्सिस की टिल्ट है और जो ऑर्बिटल मोशन है, बिल्कुल बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जो स्किप कर जाते हैं, वहां पर सन कभी शाइन ही नहीं करता। तो पूरा ये जो है, ये पूरा अंदर तक ठोस पत्थर ही है, या इसके भी अंदर लेयर्स हैं मुख्तलिफ? और नहीं, मरकरी की भी लेयर्स हैं अर्थ की तरह। और ये डेड प्लेनेट है? बिल्कुल डेड प्लेनेट है मरकरी, वो वाहिद अंदर भी कुछ नहीं चल रहा है इस पे? नहीं, कोई खास नहीं। बाकी अगर कोई इनसाइड कोई मूवमेंट है, कोई जलजला वगैरह है, तो उसका हमें फिलहाल कोई इल्म नहीं है, जब तक हम उस पर लैंड नहीं करते। आज तक किया नहीं, हमने लैंड नहीं किया। हमने भेजे हैं वहां पे सैटेलाइट वगैरह, स्पेसक्राफ्ट हमने मरकरी की तरफ, हाँ जी, स्पेसक्राफ्ट हमने मरकरी की तरफ भेजे। हमने मरकरी की तरफ जितने भी स्पेसक्राफ्ट भेजे, उन्होंने सिर्फ दूर से ही मरकरी को देखा है, लैंडिंग का कोई चक्कर नहीं है। तो इरादा है मुस्तकबिल में? इरादा है, बल्कि एक स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग की गर्ज से हमने डिज़ाइन करके फिर कैंसिल कर दिया बिकॉज ऑफ द बजट कट्स। तो वरना हम मरकरी पे शायद लैंड भी करते। क्या मरकरी की जो सरफेस है वो चट्टान नुमा है, एब्रप्ट है, या रॉकी है, सैंडी है, किस तरह की? जैसे आपका मून है, मून आपका अच्छा, मरकरी, हाँ जी, मरकरी के क्रेटर्स हैं, पहाड़ हैं, और गड्ढे जो हैं बहुत बड़े बड़े मरकरी के ऊपर। इनफैक्ट मरकरी की सरफेस के ऊपर एक क्रेटर है जो सोलर सिस्टम के बिगेस्ट क्रेटर्स में से एक है। सिर्फ उसका डायमीटर 1500 किलोमीटर है। 1500 किलोमीटर डायमीटर इज दैट क्रेटर ऑफ दैट क्रेटर। ये सोलर सिस्टम के बिगेस्ट क्रेटर्स में से एक है। बिगेस्ट मतलब ये सोलर इससे भी बड़े हैं? इससे भी बड़े हैं। मार्स के ऊपर क्रेटर इससे भी बड़े हैं। जुपिटर के जो मून्स हैं उस पे भी क्रेटर्स बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स। अपना डायमीटर कितना है? मरकरी 4880 किलोमीटर, तो 1/3 तो इस पे क्रेटर। बात देख लें, 4800 उसका डायमीटर है और 1500, सो इट इज अ बिग क्रेटर। तो ये टेलीस्कोप से देख जाता है? बिल्कुल टेलीस्कोप से नजर आता है और रेडिश नजर आता है। तो साथ ही सूरज के होता है, तो इसको देखना आसान है? नहीं, थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सूरज जब गरूब हो जाता है तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए मरकरी एट टाइम्स नजर आता है, और चूंकि सन के गिर्द इसने 88 डेज में एक चक्कर मुकम्मल करना है। तो अगर आप मेरे डायग्राम, बल्कि मेरी इस जेस्चर को देखें, तो ये सन है, तो आप जैसे वहां से देख रहे हैं, तो सन के गिर्द मरकरी ऐसे घूम रहा है, और 88 डेज में किसी वक्त ये सन से मैक्सिमम दूर आपको नजर आता है, फिर सन की ग्लेयर में से गुजर के इस तरफ फिर सुबह के वक्त नजर आता है, फिर सन के पीछे से गुजर के इस तरफ फिर शाम के वक्त नजर आता है। और चूंकि इसने सन के गिर्द 88 डेज में एक चक्कर मुकम्मल करना है, तो शाम के वक्त भी चंद दिन और सुबह के वक्त भी चंद दिन नजर आएगा, फिर ग्लेयर में छुप जाता है। तो क्या वाज़े नजर आ जाता है? वाज़े नजर आता है।
बिल्कुल आम आंख से भी नजर आता है और टेलीस्कोपिक व्यू भी बहुत अच्छा है हालांकि इसका। बहुत दूर और बहुत छोटा है। बिल्कुल सबसे छोटा प्लैनेट है लेकिन बहुत अच्छा नजर आता है। डिपेंड्स कि टेलीस्कोप आपकी कितनी अच्छी है, बिल्कुल नजर आता है, बहुत और अच्छा आम नजर आंख से भी दिख जाता है। आम आंख से नजर आ जाते हैं। बिल्कुल ये उन प्लैनेट्स में से है जिसकी कोई डिस्कवरी डेट नहीं है। जब से इंसान दुनिया में है तब से हम मरकरी को जानते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, इनकी कोई डिस्कवरी डेट नहीं है। मार्स भी बीच में शामिल, इसकी कोई डिस्कवरी डेट नहीं है। आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि मरकरी किसने डिस्कवर किया, किसी ने नहीं, हमेशा से है। यानी जब से इंसान है दुनिया में हम मरकरी को पहचानते हैं। सही। तो आपने बताया कि स्पेसक्राफ्ट गए हैं और जा भी रहे होंगे, फ्यूचर प्रोजेक्ट भी होगा। तो जो गए उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, क्या नई डिस्कवरीज लेकर आए? पहला स्पेसक्राफ्ट हमने मरकरी की तरफ 1970 में वो मरकरी तक पहुंचा। मैरिनर 10 स्पेसक्राफ्ट था और हमारे पास 3 किस्म के मिशंस होते हैं। एक वो मिशन होता है जिसमें स्पेसक्राफ्ट किसी प्लैनेट के करीब से गुजरता है और आगे चला जाता है, इसको कहते हैं फ्लाई बाय मिशन। एक वो होता है जिसमें स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट करता है, ऑर्बिटल मिशन। एक वो होता है जिसमें वो लैंड कर जाता है। तो हमने जितने भी मिशंस भेजे हैं, जो पहला मिशन जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ मैरिनर 10, वो फ्लाई बाय मिशन था, यानी सिर्फ मरकरी के करीब से गुजरा। और उसके बाद फिर हमने 2011 आई गेस या 12 ईयर था, एक और स्पेसक्राफ्ट मरकरी तक हमने भेजा, मैसेंजर। उसने मरकरी को ऑर्बिट किया और वो काफी अरसा मरकरी को ऑर्बिट करता रहा। उसने बहुत डिटेल हमें बताई। तो ये दूसरा खलाई जहाज है जो मरकरी तक पहुंचा, मैरिनर 10 के बाद मैसेंजर। मैसेंजर बड़ा सक्सेसफुल खलाई जहाज था। और उसके बाद एक खलाई जहाज इस वक्त मरकरी तक पहुंचने वाला है, उसका नाम है बेपी कोलंबो। बेपी कोलंबो, ये 2 खलाई जहाज आपस में कनेक्टेड हैं और ये मरकरी के ऑर्बिट में पहुंचेंगे। इस साल दिसंबर में पहुंचना था लेकिन स्पेसक्राफ्ट में कुछ खराबी हो गई है तो उसकी वजह से थोड़ा डिले है। अब थोड़ा डिले कितने, अब अगले साल नवंबर में पहुंचेगा। तो कितना फासला, मतलब कितना टाइम लग जाता है इसमें? ये डिपेंड करता है कि हमने खलाई जहाज को किस रास्ते से भेजा है, कितनी ग्रेविटी असिस्ट उसने लिए। तो ये जो बेपी कोलंबो मिशन है इसको चले हुए 5-7 साल हो गए, बड़ा लंबा अरसा हो गया। जो जाएगा वहां, जो पहुंच रहे कब पहुंच? अच्छा, जो दिसंबर में जो दिसंबर में पहुंचना था लेकिन उसके अंदर कुछ फॉल्ट्स हैं। उसने अपनी स्पीड को एडजस्ट करना था, उसके थ्रस्टर्स ठीक काम नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से अब ये अगले साल नवंबर में पहुंचेगा, 2026 नवंबर में। तो पहुंचना 2024 दिसंबर में, 2025 दिसंबर, 1 साल डिले। 1 साल। तो ये हवा में सही करेंगे? yes, खला में, बल्कि खला में नहीं, सही नहीं करेंगे, सही नहीं करेंगे। तो आप कह रहे हैं ना कि सही नहीं करेंगे, आ गए, उसमें प्रॉब्लम्स हो गई तो उसको ठीक नहीं करेंगे। कहा नहीं छोटू वापस आ जाए। नहीं, छोटू वापस नहीं आ सकता, सही नहीं कर सकते। हाँ, सही करने की कोशिश भी की लेकिन सही नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको यूं समझाता हूँ कि जी अगर आपने कहीं रुकना है, ब्रेक लगानी है और ब्रेक आपसे ना लगे और आप बोले जी मेरी ब्रेक फेल हो गई है, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता, तो पीछे से आपको कहा जाए अच्छा चलें ऐसा करें, ब्रेक फेल हो गई है तो गाड़ी की स्पीड को आस्ता आस्ता करते करते यहाँ नहीं तो 1-2 किलोमीटर आगे तो भाई रुक जाना। तो ये हुआ है हमारे साथ, यानी हमने उसको रोकना था, थ्रस्टर्स की मदद से वो सही काम नहीं कर रहे, तो अब रुकने में ज़रा टाइम लगेगा बिकॉज इट इज़ गोइंग वेरी फास्ट। तो ये 2026 के नवंबर में कहीं जाकर हम उसकी स्पीड को एडजस्ट कर पाएंगे ताकि हम मरकरी के गिर्द ऑर्बिट कर सकें और उसके बाद वो ऑर्बिटल मिशन शुरू होगा और लेट्स सी कि क्या क्या डिटेल्स फिर हमें पता चलती है। तो आपने शुरू में कहा था एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे, एटमॉस्फेयर बिल्कुल नहीं है या क्या उसका चक्कर है? देखिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना अर्थ का, इतना एटमॉस्फेयर डेंस तो नहीं है मरकरी पे, लेकिन अच्छा किसी भी प्लैनेट का एटमॉस्फेयर क्यों होता है, उसकी ग्रेविटी की वजह से होता है। यानी अर्थ की जो ग्रेविटी है उसने गैसेस को ट्रैप किया हुआ है, तो इस वजह से हमारा एटमॉस्फेयर है। तो वहाँ ग्रेविटी बहुत कम है क्योंकि उसका साइज बहुत कम है, उसका मास बहुत कम है, तो इसकी रीजन की वजह से, इस वजह से उसका एटमॉस्फेयर उतना डेंस नहीं है जितना अर्थ का है, लेकिन है, बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो नहीं है लेकिन है। और वो एटमॉस्फेयर कैसे है, सन के चूंकि ये करीब है तो सन से जो सोलर विंड आती है उसको ये थोड़ा सा ट्रैप कर लेता है, वही उसका एटमॉस्फेयर है। तो इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन है, वही गैस जो सन में है। इसके एटमॉस्फेयर में
हीलियम है, यानी ये दोनों गैसेस इसने सन से आने वाली गैसेस से चोरी की हैं, और इसके एटमॉस्फेयर में सोडियम है, और वो सोडियम इसके अपने सरफेस से निकलती है। somehow something is happening beneath the surface जिससे सोडियम रिलीज होती है, तो इसके एटमॉस्फेयर में सोडियम भी है। दैट वाज अ बिग सरप्राइज फॉर अस, जिसको ये खुद प्रोड्यूस करता है। तो इसका बहुत हल्का सा एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, सोडियम भी है, और कुछ और एलिमेंट्स भी उसके अंदर मौजूद है। अच्छा, ये भी वो है कि जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो उसने उस थ्योरी के लिए ये मरकरी ने बहुत हेल्प किया था। क्या ये ऐसे ही है? ऐसे ही है जी, बिल्कुल। मरकरी का जो ऑर्बिट है, चूंकि ये सन के गिर्द मैंने अभी बताया 88 डेज में एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है मरकरी, तो जब ये सन के गिर्द ओवल शेप के ऑर्बिट में घूमता है तो ये अपने ऑर्बिट को भी चेंज करता है। इसका ऑर्बिट भी सन के गिर्द घूमता है। अच्छा। एक ये सन के गिर्द घूम रहा है, वो होता है elongated होता है, कभी दूसरी तरफ से। एग्जैक्टली। यानी मैं फिर ये कहूंगा कि आप अगर मेरा जेस्चर देखें तो ये देखें, ये सन है, ये मरकरी है। सो इफ इट इज गोइंग अराउंड सन लाइक दिस, तो कुछ अरसे के बाद ये ऐसे घूमेगा सन के गिर्द, कुछ अरसे के बाद ये ऐसे घूमेगा, कुछ अरसे के बाद ये ऐसे घूमेगा, यानी ये अपनी क्लोजेस्ट और फारदेस्ट प्लेसेस भी चेंज करता है। जब ये ऐसा करता था, ऐसे करते हुए हमने इसको देखा, तो बहुत सारी थ्योरीज सामने आई। और कोई भी प्लैनेट जब अपने ऑर्बिट को चेंज करता है तो उसमें ज्यादा चांस होते हैं कि जी कोई इसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो एक थ्योरी ये भी सामने आई कि एक और प्लैनेट है जिसकी ग्रेविटी इसको डिस्टर्ब करती है। उस प्लैनेट का नाम भी हमने रख लिया था वल्कन प्लैनेट, और हमें बड़ा अरसा हम वल्कन प्लैनेट को ढूंढते भी रहे कि जी सन और मरकरी के बीच में वल्कन होगा जिसकी ग्रेविटी इसको तंग करती है और इसके ऑर्बिट को चेंज करती है। हमें यह नहीं पता था कि हम ग्रेविटी को ही ठीक नहीं समझे, ग्रेविटी की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है हमारे पास सही तरीके से। जब आइंस्टाइन ने सही थ्योरी, जो आपने नाम लिया रिलेटिविटी, जनरल रिलेटिविटी हमें दी, विच इज द करेक्ट थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, तो हमें पता चला कि ये ग्रेविटी का ही कमाल है कि जो इसके ऑर्बिट को यूं घुमा रहा है। यानी जो करेक्ट थ्योरी थी ग्रेविटी की, जैसी वो मिली तो हम इसके इस फिनोमेनन को एक्सप्लेन करने में कामयाब हो गए। तो ये एक की फीचर्स में से एक था कि जी इसने हमारी बड़ी हेल्प की है उस थ्योरी को प्रूव करने में। ये मरकरी का ऑर्बिट था जिससे हमें वो कंफर्मेशन मिल गई, और उनको जो है नोबेल प्राइज मिली। नोबेल प्राइज आइंस्टाइन का रिलेटिविटी पे नहीं है। नहीं है। ये भी अच्छी चीज पूछी है, क्योंकि आइंस्टाइन इज फेमस बिकॉज ऑफ द रिलेटिविटी। और रिलेटिविटी के बारे में ये भी कहा जाता है कि जी इतनी ऊंची सोच आज तक किसी इंसान को आई नहीं। खुद आइंस्टाइन कहता है कि हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ जब मेरे जहन में रिलेटिविटी आई है, जनरल रिलेटिविटी, दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। लेकिन उस पे आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज नहीं मिला। आइंस्टाइन का नोबेल प्राइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे है। एक ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हेन द लाइट हिट्स द मेटल इट इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स, उसकी एक्सप्लेनेशन पे आइंस्टाइन का नोबेल प्राइज है। उसकी तो हर एक्सप्लेनेशन पे मिलना चाहिए था। आइंस्टाइन के पास कोई 8-10 नोबेल प्राइजेस होने चाहिए थे, जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी और काम था, लेकिन उसको एक ही नोबेल प्राइज, और वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस रिलेटिविटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट। क्वांटम थ्योरी में वो भी अपनी एक इम्पोर्टेंस रखता है, वो इम्पोर्टेंट है, उसकी बेस पे बहुत सारी चीजें हमने डिस्कवर की, बट रिलेटिविटी का मुकाबला तो किसी चीज से नहीं है। रिलेटिविटी तो उस पे भी चाहिए था। ऐसा ही है जी, लेकिन रिलेटिविटी आज औरों को भी तो देना होता है नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर एक को सबको दे दिया तो बस एक के दे के उसका भी दिल खुश करो, फिर दूसरों को भी, क्योंकि ये तो सारी जब से कायनात में इंसान है तब से ये फेवरेटिज्म तो ये सब चीजें चलती हैं। नहीं, फेवरेटिज्म तो है, लेकिन अगला इंसान बहुत मजबूर ही करे तो उसको जेन्युइन किसी को प्राइज मिल जाए तो मिल जाए, वरना ये फेवरेटिज्म पे ही चलती है। तो उसके जमाने में भी होगी। फेवरेटिज्म था, इन्फ्लुएंस और फेवरेटिज्म दो बातें, एक है फेवरेटिज्म, एक है इन्फ्लुएंस। लाइक उसको मिल जाए जिसका इन्फ्लुएंस है। ये सिर्फ मेरा या आपका ये रवैया नहीं है, आप बड़े बड़े साइंटिस्ट के मुंह से सुन लें, उन्होंने भी यही कहा है कि जी ये इन्फ्लुएंशियल लोगों को मिलता है, और थोड़ा सा फेवरेटिज्म भी है। बड़े हो या छोटे हो, रहते तो इसी दुनिया में ना, है तो इंसान, और जायजा तो सभी लेते हैं। इंसान है, इंसान की नेचर तो चेंज नहीं होती। लेकिन आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज मिला वो तो खैर जेन्युइन ही है, लेकिन कम मिला, और आपकी बात दुरुस्त है, मिलना रिलेटिविटी पे चाहिए था, क्योंकि आइंस्टाइन की जिंदगी में ही रिलेटिविटी प्रूव हो चुकी थी।
ये भी नहीं है कि वो प्रूफ नहीं हुई थी, प्रूव हो चुकी थी, तो मिल जाना चाहिए था। मरकरी के ऑर्बिट को हमने देख लिया था और चीजें हमने देख ली थी, तो दोनों रिलेटिविटीज प्रूव हो चुकी थी, मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला और उस चीज पे मिला जो दूसरी चीज थी। तो आइंस्टाइन के दुख के साथ हम आज अपना ये शो खत्म करते हैं। अच्छा, ये दुख है, उसको नोबेल प्राइज तो मिल गया ना मिला होता तो फिर दुख होता। नहीं, जितना काम जितना सारी हर एक पे बनता था ना, नहीं भी था तो वो जैसे नहीं होता कि भाई मेरा एक साला है उसको नौकरी पे लगाना, नहीं भी जगह होती है तो अच्छा, एक आपको पोस्ट क्रिएट करके उसको लगा दिया जाता है, तो इसी तरह से इसको भी मिलना चाहिए था। आपको असल तो दुख बताता हूँ, नाहक है ना। आपको असल दुख बताता हूँ जिसको मिलना चाहिए था और नहीं मिला। स्टीफन हॉकिंग को नहीं मिला कभी। हाँ बिल्कुल, स्टीफन हॉकिंग को नोबेल प्राइज कभी नहीं मिला। ये फेवरेटिज्म के अलावा ये कंजूस भी है मतलब। अच्छा, नोबेल और प्राइज देने एक में। और जुल्म बताऊं, मतलब स्टीफन हॉकिंग जो है वो भी डिजर्व करता था, जो इसने एक उंगली से। यस, और स्टीफन हॉकिंग के एक बहुत क्लोज फ्रेंड थे और जिन्होंने मिलकर ब्लैक होल्स पर काम किया था। और अगर ब्लैक होल का जिक्र हो, वैसे हमारा मौजू नहीं है लेकिन बात आपने की है, तो ब्लैक होल के साथ स्टीफन हॉकिंग का नाम आपको याद होगा, लेकिन उसके उस फ्रेंड का नाम आपको याद नहीं होगा। और स्टीफन हॉकिंग के मरने के बाद उस फ्रेंड को ब्लैक होल्स पे नोबेल प्राइज मिल गया। तो हम स्टीफन हॉकिंग के लिए भी बहुत अफसरदा है। लेकिन रॉजर पेनरोज, ही हिमसेल्फ इज अ ग्रेट पर्सन, लेकिन रॉजर पेनरोज और स्टीफन हॉकिंग को मिलकर मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। जो कि फिर नहीं मिला। हम एक दफा फिर अफसरदा है। और सिर्फ इनके लिए नहीं, हर उसके लिए जो बंदा डिजर्व करता था, चाहे अपनी फील्ड में हो, चाहे आप कई इदारे में जॉब भी करते हैं और जी। आपका वो किया है, तो उन सबको जिनको नहीं मिला था उन सब के लिए तहे दिल से अफसरदा होने के साथ साथ हम अपना ये प्रोग्राम आज का यही ख़त्म करते हैं। तो अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मिलेंगे। और मरकरी के हवाले से बात करनी है या आप आगे बढ़ेंगे? मरकरी प्लैनेट के हवाले से हमने तकरीबन जो बात कर ली है, मेरा ख्याल है जी इनफ है। बाकी ये कि कोई भी बात इनफ नहीं होती है, तो नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह वीनस, सोलर सिस्टम पे चल रहे हैं तो हर प्लेनेट किसी न किसी हवाले से आते ही रहेगा। तो आता अगले रहेगा। एपिसोड में हम मिलते हैं वीनस के साथ। वीनस के हवाले से। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज।